अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की लास्ट एपिसोड में आखिरकार इस दुर्दाना और आयमा को इनके किए की सज़ा मिलने वाली है और दूसरी तरफ एमल और एनी को उनकी अच्छाइयों का सिला भी मिलने वाला है। दुर्दाना का दामाद तो आधी रात को बीच रास्ते में ही दुर्दाना को ज़बरदस्ती गाड़ी से बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है और इससे भी बुरा बेचारी के साथ होता है जब चोर इससे मोबाइल ज्वेलरी छीन के इसे ज़ोर से धक्का देते हैं। इसके सर पे जब चोट लगती है तो वहीं बेहोश हो जाती है। अब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद जब डॉक्टर उससे उसका अता पता मालूम करते हैं तो दुर्दाना डॉक्टर से उनका मोबाइल मांगती है ताकि घर इत्ला दे सके और डॉक्टर से मोबाइल लेने के बाद वो आफान को अपने साथ हुए वाक़ये के बारे में तफसील से आगाह करती है और उसे बताती है कि इस वक्त मैं बेयारो मददगार इस हॉस्पिटल में पड़ी हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। आफान जब दुर्दाना से बात करता है तो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है। करीब ही एनी खड़ी होती है, वो आफान को इस कदर परेशान देखती है तो पूछ ही लेती है कि सब खैरियत तो है। जब आफान बताता है कि खाला का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, मुझे फ़ौरन वहाँ जाना होगा, तो एनी कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब जैसे ही आफान और एनी हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो दुर्दाना उन्हें देखते ही रोना शुरू कर देती है। आफान तो मज़ीद परेशान हो जाता है कि खाला सब खैरियत तो है, आयमा कहाँ है और आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो दुर्दाना आफान को बताती है कि किस तरह से आयमा के शौहर ने आधी रात को बीच सड़क पे उसे गाड़ी से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया और फिर राह चलते हुए चोरों ने दुर्दाना से मोबाइल और ज्वेलरी छीना और उसे धक्का दिया, जिसके बाद दुर्दाना को कुछ होश नहीं रहा और जब उसे होश आया तो खुद को इस हॉस्पिटल में पाया। फिर रो रो के आफान से माफ़ी मांगती है, एनी से भी माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ एनी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें बेइज्जत करके निकली थी। तुमने तो मुझे कितने मान से कहा था कि खाला हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन शायद ये तुम्हारा दिल दुखाने की सज़ा मिली है मुझे। एनी और आफान जब अपनी खाला को इस तरह रोते हुए देखेंगे तो फ़ौरन आगे बढ़ के उन्हें चुप कराएंगे और उन्हें कहेंगे कि प्लीज़ आप हमसे बड़ी हैं, आप इस तरह से माफ़ी ना मांगें, क्योंकि हमने कभी भी आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। अलबत्ता आपको आयमा के साथ इस तरह से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि माँ बाप बेटियों के घर जाके रहें, लेकिन जो कुछ आयमा के शौहर ने किया ये भी ठीक नहीं था खाला। इसीलिए तो हम आपसे कहते थे कि एक दफ़ा हमें बता देती, जांच पड़ताल करने देती, पता नहीं वो कैसा शख्स है और आयमा के साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। बहरहाल ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के दुर्दाना को घर लेके जाते हैं और दुर्दाना जब फ़ाखरा के कमरे में जाती है तो फ़ाखरा तो दुर्दाना की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि घर से जब निकली थी दुर्दाना ठीक ठाक थी, ये क्या हो गया इसे। दुर्दाना सारी सूरत हाल से फ़ाखरा को आगाह करने के बाद उससे माफ़ी मांगती है कि बाजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ एहसान फरामोशी की और देख लें कि मुझे इसकी क्या सज़ा मिली है। फ़ाखरा बेगम दुर्दाना से कहती हैं कि मैं तो तुम्हें हमेशा से अपनी छोटी बहन समझती रही हूँ, मेरा तुम पे कोई एहसान नहीं। हाँ, अलबत्ता मुझे ये अफ़सोस था कि तुमने आयमा का रिश्ता करते हुए मुझसे मशवरा लेना भी पसंद नहीं किया। देखो, आयमा भी मेरे लिए बच्चों की तरह है, मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी गलत इंसान के हत्थे चढ़ जाए, इसीलिए मुझे था कि कम से कम आफान एक दफ़ा पता करा ले कि जिसके साथ तुमने आयमा का रिश्ता तय किया है वो लड़का आखिर है कैसा। और जहाँ तक माफ़ी की बात है तो तुम मेरी बहन हो, मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने माफ़ी मांगनी ही है तो तुम एनी से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने एनी का बहुत दिल दुखाया है। तो दुर्दाना बताती है कि बाजी एनी से तो मैं पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ और वो इतनी अच्छी है कि उसने मुझे दिल से माफ़ भी कर दिया है। अब इसी दौरान में आयमा की कॉल आती है अपनी खाला के मोबाइल पे और पूछती है कि खाला क्या अम्मी घर पहुँची हैं। मैं उन्हें मुसलसल कॉल कर रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा है, मुझे उनकी तरफ से बहुत टेंशन है। तो फ़ाखरा बेगम दुर्दाना से ही आयमा की बात करवा देती हैं। दुर्दाना आयमा को सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद पूछती है कि आयमा प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ कैसा है, उसने तुम्हारे साथ तो कुछ बुरा नहीं किया। तो आयमा अपनी माँ को बताती है कि अम्मी जल्दबाजी में बहुत गलत फ़ैसला हो चुका है हमसे
क्योंकि जैसा ये शख्स आपको नज़र आ रहा था वैसा हरगिज़ नहीं है, बहुत सख्त मिजाज किस्म का इंसान है और इसने मेरे ऊपर सख्ती से पाबंदी लगा दी है कि अपनी माँ से मिलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दुर्दाना आयमा की बात सुनने के बाद कहती है, आयमा मेरी फ़िक्र ना करो, बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो और वो तुम्हें खुश रखे। शायद हमने जितना फ़ाखरा बाजी और उनकी बहुओं को सताया, ये हमें उसी की सज़ा मिल रही है और हम दोनों माँ बेटी की आजमाइश शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ एनी भी आफ़ान की खूब तारीफ़ें करते हुए कहती है कि आफ़ान तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, जिस तरह से तुमने मेरा ख्याल रखा, हत्ता कि मेरे पेरेंट्स तक का ख्याल रखा, मेरी बहन के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा, उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचा। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजरने वाली है और मैं तुम्हें सिर्फ आजमा रही थी। मुझे खौफ था कि कहीं एट द एंड तुम मुझे छोड़ ना जाओ, क्योंकि सिदरा ने मुझे चैलेंज किया था कि आफ़ान की पहली मोहब्बत मैं हूँ और आदमी अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूल सकता। वो बहुत जल्द तुम्हें छोड़ के मेरे पास वापस लौट आएगा। यही वजह है कि मैं तुमसे दूर दूर रहती थी। मुझे था कि शायद तुम मुझसे उकता जाओ और अगर सच में सिदरा तुम्हारी मोहब्बत है तो तुम उसे वापस हासिल कर लो, क्योंकि मेरे दिल में बार बार ये बात आती थी कि कहीं तुमने मुझसे हमदर्दी में तो शादी नहीं की। तो आफ़ान एनी को यकीन दिलाता है कि एनी ये तरस खा के नहीं बल्कि सच में मोहब्बत की बुनियाद पर बनाया गया रिश्ता है। जहाँ तक सिदरा की बात है तो सिदरा महज मेरी दोस्त थी। उसने मुझे प्रपोज़ किया। उस वक्त मेरे सामने या तो सिदरा थी या फिर आयमा का ऑप्शन था, तो मुझे आयमा से सिदरा बेटर लगी, इसलिए मैंने हामी भर ली। लेकिन जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो मुझे ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दफ़ा मोहब्बत हुई है और वो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे हुई है। दूसरी तरफ एमल जब अपने घर रुखसत होके जाती है तो उसकी सास और फ़ाइक उससे बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। एमल की सास उसे कहती है कि बेटा ये अब तुम्हारा घर है, तुमने ही इसे संभालना है और जिस तरह से तुम घर में रहना चाहो, जैसे इसे संवारना चाहो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। एमल को एहसास हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी अब बेहतर होने वाली है। अब दूसरे दिन एनी और आफ़ान एमल के घर नाश्ता लेकर जाने का सोचते हैं, तो वो आयमा को भी कॉल करके पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर भी नाश्ता लेकर आएँ। तो आयमा उन्हें साफ मना कर देती है कि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत सख्त मिजाज हैं और मुझे लगता है कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे मैके से कोई मुझसे मिलने आए। तो एनी और आफ़ान को अफसोस होता है आयमा की बात सुनने के बाद। बहरहाल वो एमल के घर जब नाश्ता लेकर जाते हैं तो एमल के साथ साथ उसकी सास और उसका हस्बैंड भी बहुत खुश इखलाकी से मिलते हैं। एनी फिर एमल को अपने साथ ही अपने घर ले आती है और फ़ाखरा बेगम जब एमल से मिलती हैं तो एमल उनका बहुत शुक्रिया अदा करती है कि मम्मी आपने सच में मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया है, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। फ़ाखरा बेगम कहती हैं, एमल अच्छी तो तुम और तुम्हारी बहन एनी हो, जिसने मेरे हर नारवा सलूक का खुश असलूबी से जवाब दिया। मैं तो अपनी माजी में की गई ख़ताओं पे इस कदर शर्मिंदा हूँ कि तुम लोगों से माफ़ी भी ठीक से नहीं मांग सकती। बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसा कर जाऊँ कि मेरे मरने के बाद भी तुम लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद करो। जिस पे एमल कहती है कि अल्लाह ना करे मम्मी कि आपको कुछ हो, आपकी हमेशा हमें ज़रूरत रहेगी। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सरों पर इसी तरह से सलामत रखे। फ़ाखरा बेगम से मिलने के बाद एमल अपने पेरेंट्स के घर जाती है और एमल के पेरेंट्स एमल को खुश देख के अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी दोनों बेटियों की ज़िंदगियां एक दफ़ा फिर खुशियों से भर दी हैं। दूसरी तरफ फरी को भी एहसास हो जाता है कि मैं फ़ाहद और उसकी माँ को बिला वजह ताने देती रही हूँ, इसी वजह से तो फ़ाहद मुझसे तंग आ गया था। तो वो अपनी सास से और फ़ाहद दोनों से माफ़ी मांग लेती है कि आज के बाद मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ख़ुद को आप लोगों के रंग में रंग सकूँ। जबकि दूसरी तरफ फ़ाखरा बेगम भी फरी के बारे में सोचती हैं कि उसके ससुराल वाले लालची नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो लालची होते तो अब तक तो मेरी बेटी को घर से निकाल चुके होते। लेकिन उन लोगों ने ना सिर्फ मेरी बेटी को अपने घर पे रखा हुआ है, बल्कि मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ ना कि फरी कितनी नक चिड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी फ़ाहद की माँ उसके सारे काम खुद अपने हाथों से करती है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे फ़री को उसका हक़ दे देना चाहिए। अगर फ़री अच्छे घर में रहेगी, अच्छी गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे,
तो यकीनन वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेगी और उसकी सास और फ़हद भी उसके साथ ज़्यादा खुश रहेंगे। तो फ़ाखरा बेगम फ़री के घर जाएंगी और अपनी बेटी को कागज़ात देते हुए कहेंगी कि फ़री, ये रहे तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागज़ात। और उसके बाद फ़हद को बुला के प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हुए कहेंगी कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें लालची समझा, जबकि तुम सच में एक मुखलिस इंसान हो। उसे सलामी के पैसे देंगी और नई गाड़ी की चाबी देते हुए कहेंगी कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी फ़री को हमेशा खुश रखो। मैं फ़री से भी यही चाहूँगी कि वो अपनी सास और अपने शौहर के साथ खुश असलूबी से पेश आए। आप लोगों का बहुत एहसान है कि आप लोगों ने मेरी नक चिड़ी और हर धर्म बेटी को इतने दिन बर्दाश्त किया। बस मैं यही देखना चाहती थी कि क्या दौलत की लालच में आकर आप लोग मेरी बेटी को घर से तो नहीं निकाल देंगे, लेकिन अगर आपने बग़ैर दौलत के इसे इतने अरसे बर्दाश्त कर लिया है तो मुझे यकीन है कि हालात जैसे भी हो जाएं, फ़हद कभी फ़री को नहीं छोड़ेगा। ये भी मुमकिन है कि फ़ाखरा बेगम फ़हद को अपने ही ऑफ़िस में जॉब ऑफ़र कर दें, क्योंकि फ़हद एक ज़हीन इंसान है और अगर फ़हद ऑफ़िस ज्वाइन कर लेता है तो दोनों तरफ फ़ायदा है। एक तरफ तो फ़ाखरा बेगम को दामाद की सपोर्ट मिल जाएगी जो कि उनके लिए बेटों की तरह है, और दूसरी तरफ अगर फ़हद की अच्छी जॉब होगी तो जाहिर है कि फ़री भी उसके साथ ज़्यादा खुश रहेगी। तो नाजरीन, ड्रामे की तो काफ़ी हैप्पी एंडिंग होने वाली है। आप में से किस किस को बेरंग ड्रामे की एंडिंग पसंद आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।